हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम यूपी एलटी ग्रेड का बॉटनी का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कि एंथर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जनरली जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। यानी सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है वो लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बॉटनी के अंदर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे वो है एंथर का स्ट्रक्चर। हम समझेंगे कि एंथर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उस या एंथर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी एलटी ग्रेड का जो साइंस का एग्जाम है वो जनवरी में होने वाला है। तो इस लास्ट मंथ के अंदर हमने अपना ऑनलाइन लाइव कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम इस एक मंथ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और वो भी बिल्कुल लाइव क्लास के अंदर। यानी पूरी की पूरी जो क्लास होगी गूगल मीट पर होगी, जहां पर आप मुझे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को रियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट इस कोर्स को जाके इनरोल कर लीजिए। लास्ट मंथ का कोर्स है जहां पर हम सारे मेजर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और इस कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6,999 हमने रख रखा है। ये इस 6,999 के अंदर आपको हम पूरा का पूरा लाइव क्लास देने वाले हैं गूगल मीट के अंदर। उसके बाद आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और रियल टाइम आप बोल सकते हैं कि डाउट सॉल्व हो जाएगा। रियल टाइम आप कंप्लीट अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन एंथर के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंथर हम पढ़ते कहां पर है। ठीक है, तो यूजुअली क्या है, एंथर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव रोल होता है उसका पार्ट है एंथर। ठीक है, अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपको कहां पढ़ने को मिलेगा, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर। यानी अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर उन सभी प्लांट्स को हम इंक्लूड करते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, तो जनरली क्या है, हमें एक ऐसे प्लांट की जरूरत थी जिसके अंदर हम सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर को आसानी से स्टडी कर सके और वो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो साइंटिस्टों को बेसिकली एक ऐसा प्लांट मिला जिसको बोला गया कैप्सिला, या जिसको हम सैफर्ड पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कैप्सिला है ये एक एनुअल प्लांट होता है और हर साल आप बोल सकते हो कि विंटर के सीजन में आपको फील्ड्स के अंदर ये एज अ वीड या खरपतवार की तरह ग्रो करता हुआ दिख जाएगा। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है और इसके अंदर सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर इजीली विजिबल होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कैप्सिला है वो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है या एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है, क्योंकि हम इसके अंदर सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे और जितनी सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई है एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जितने भी इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है वो आपको कैप्सिला के अंदर देखने को मिल जाएगा। और एक नाम याद रखना है कि कैप्सिला को हम सैफर्ड पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि इसके अंदर सारे कैरेक्टर इजीली अवेलेबल हैं इसलिए कैप्सिला को हम टिपिकल एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसा है, एक एनुअल प्लांट है और जो कि वीड की तरह, वीड का मतलब होता है खरपतवार की तरह। ठीक है, खरपतवार की तरह विंटर सीजन के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो करता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो कैप्सिला है इसका मेन प्लांट बॉडी, यानी जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी। ये जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपका स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी है ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। ठीक है, और डिप्लॉयड का नेचर का मतलब इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। डिप्लॉयड का मतलब होता है व्हेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। जब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट होते हैं तब उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, या प्लांट की भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, स्पोरोफाइट। इसको क्या बोलेंगे, स्पोरो
फाइट बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो कैप्सुला है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है, तो इस पूरे जो प्लांट की जो बॉडी है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी बॉडी है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है। अब जो कैप्सुला है, कैप्सुला के अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव रोल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से मेल रिप्रोडक्टिव रोल अपना स्पोर प्रोड्यूस करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल अपना कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए कैप्सुला को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस प्लांट बोलते हैं। हेट्रो का मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है, प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो ये दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से जो मेल का जो स्पोर होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल का स्पोर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर लिया है कि जो मेल स्पोर होगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और फीमेल स्पोर को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जनरली जितने भी फ्लावर्स होते हैं, आपने देखा होगा डेली लाइफ में हम फ्लावर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पूजा पाठ में कर लिया, किसी को देने के काम आ गया, ठीक है, किसी ने फेंक के मार दिया नाक पे तो वो भी फ्लावर ही फेंक के मारेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्त को गिफ्ट करे बर्थडे में, डेकोरेशन में, या बोल सकते हैं कि अपने घर के ऑल अराउंड एक पॉजिटिव वाइब लाने के लिए बहुत सारे कामों के अंदर ये क्या है, जनरली आपका फ्लावर का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो अगर हम बात करें, फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका यूज एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू रखता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो फ्लावर है वो एक बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लावर है वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब है क्योंकि जो मेजर पार्ट है, मेजर रोल है प्लांट के अंदर, वो क्या है, फ्लावर ही प्रोड्यूस करता है। क्योंकि फ्लावर की वजह से ही प्लांट्स के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन हो पाता है। अगर फ्लावर नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम एक फैसिनेटिंग ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो फ्लावर्स है आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसकी वजह से हो पाएगा, बिकॉज ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू था कि हमें एंथर की अगर स्टडी करनी है, एंथर के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें फ्लावर का पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक फ्लावर को अगर टिपिकली ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फ्लावर के अगर आपने कभी कोई गुलाब का फूल तोड़ के किसी को दिया होगा तो उसमें क्या है, एक नीचे वाला जो पार्ट होता है बहुत थिन सा, पतला सा होता है, जिसको आप होल्ड करते हो, ठीक है। ये जो पतला सा जो रीजन है इसको हम नाम देते हैं पेडिसिल। उसके जस्ट ऊपर ये जो थोड़ा सा स्वलन पार्ट दिख रहा है इसको हम थैलेमस या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, और इसी थैलेमस से बेसिकली निकलता है कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स निकलेगा, कोरोला निकलेगा, एंड्रोशियम निकलेगा, गाइनोशियम निकलेगा। अब ये किस तरीके से निकलता है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पीपीटी की मदद से भी इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, प्लांट्स के अंदर इस तरीके से थैलेमस हो गया, ये स्वलन वाला पार्ट क्या हो गया, थैलेमस हो गया, और उसके नीचे ये वाला जो एकदम सीधा डंडा जैसा स्ट्रक्चर है ये पेडिसिल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पेडिसिल हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर कुछ इस तरीके के नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से गांठें बनी हुई होती हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि थैलेमस के ऊपर टोटल 4 गांठ बनी होती है, ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, मैंने ऑल्दो इसको थोड़ा ज्यादा बनाया है, लेकिन ये जो स्पेस होता है इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। और ये जो हर एक गांठ है इनको नोड्स बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, इन गांठ्स को नोड्स बोलेंगे, और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। इनको क्या नाम देंगे, इंटरनोड बोलेंगे। अब थैलेमस के अंदर जो इंटरनोड होता है वो हाईली रिड्यूस होता है। हाईली रिड्यूस का मतलब ये काफी पास पास होते हैं, इनके बीच का गैप नहीं देखने को मिलता, ठीक है। और ये जितने भी नोड्स होते हैं, इन नोड्स के ऊपर इस तरीके से लीफ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से इन नोड्स के ऊपर इस तरीके से लीफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से लीफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके से लीफ प्रेजेंट है यहाँ पे,
ये एक लीफ प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि थैलेमस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो थैलेमस है, थैलेमस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, अब ये जो थैलेमस है जिसके ऊपर इस तरीके से नोड्स होते हैं और बीच में क्या है, इंटरनोड है, और इन्हीं नोड्स के ऊपर आपको क्या है, इस तरीके से लीफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो लीफ है इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला नोड है, जो सबसे नीचे वाला जो सबसे पहला नोड है, ये मॉडिफाइड हो जाएगा एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं कैलिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ठीक है, या सिंपल सा बोल सकते हैं सेपल, या सेपल बोल सकते हैं। अगर एक है तो उसको बोलेंगे सेपल, और बहुत सारे हैं तो बोलेंगे कैलिक्स। इसका क्या मतलब है, इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ये जो दूसरा लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाता है कैलिक्स के बाद कोरोला में। ठीक है, कोरोला में। तीसरा जो लीफ है ये मॉडिफाइड हो जाता है एंड्रोशियम में, ये हो जाता है एंड्रोशियम में। और जो चौथा लीफ है ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें, गाइनोशियम में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गाइनोशियम में। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वही बाद में जाके फ्लावर बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये जो थैलेमस है वो तो हो गया स्टेम, और इसके ऊपर जो ये सब सारे प्रेजेंट है वो है लीफ। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि स्टेम प्लस लीफ, ठीक है, स्टेम प्लस लीफ को एक नया नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं शूट। इसको हम क्या बोलेंगे, शूट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गोथे। ठीक है, गोथे ने बताया कि किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है या जो फ्लावर है वो शूट का मॉडिफिकेशन है। शूट का मतलब क्या होता है, स्टेम प्लस लीफ। स्टेम प्लस लीफ मिलकर क्या बनाते हैं, शूट बनाते हैं। अब यही शूट जो मॉडिफाई हो जाएंगे यही जाके पूरा का पूरा फ्लावर बनाएंगे। अब ये किस तरीके से पूरा फ्लावर बनाते हैं, कैलिक्स कोरोला क्या होता है, इसको थोड़ी देर में समझेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि थैलेमस क्या होता है, स्टेम होता है। उस स्टेम के अंदर गांठें प्रेजेंट होती है, और इस थैलेमस में टोटल 4 गांठ होती है। ठीक है, और उनके बीच में जो स्पेस होता है उनको बोलेंगे इंटरनोड। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इंटरनोड थैलेमस के अंदर हाईली रिड्यूस होता है, लगभग ना के बराबर होता है। और इन नोड्स के ऊपर टोटल 4 लीव्स, जैसा आप मान सकते हो कि 4 लीव्स होती हैं। ये लीव्स बाद में मॉडिफाई होकर इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगी। पहला लीफ मॉडिफाई होगा तो कैलिक्स, दूसरा होगा तो कोरोला, तीसरा है तो एंड्रोशियम, और चौथा है तो गाइनोशियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो इन सभी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, फिर फ्लावर के डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का डायग्राम है। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर बना कैसे है। ठीक है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। शूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और शूट जब भी मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब गोली मारना नहीं है। ठीक है, शूट का मतलब होगा कि लीफ प्लस स्टेम, लीफ प्लस स्टेम क्या कहलाएगा, शूट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब यहां पर जो शूट है किस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैंने अभी बताया कि किसी भी प्लांट के अंदर सबसे पहले, जैसे अगर आप किसी फ्लावर को पकड़ते हो तो जिस पार्ट से पकड़ते हो वो वाला पार्ट हो जाएगा पेडिसिल। ठीक है, इसके ऊपर यहां पे इस तरीके से मोटा सा स्वलन पार्ट होता है जिसको नाम देंगे थैलेमस। इसको क्या नाम देंगे, थैलेमस नाम देंगे। अब थैलेमस के ऊपर बेसिकली हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम याद रखना है। इस तरीके से 4 गांठें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये 4 गांठ है हमारे पास। अब ये 4 गांठ कौन कौन सी, इनके नाम को भी समझ लेते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 गांठें हैं। ठीक है, और इन गांठों को क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कलरफुल डायग्राम मैंने बनाया है इनको क्या नाम देंगे, नोड्स नाम देंगे, इनको बोलेंगे नोड्स। और इनके बीच का जो स्पेस है इनको क्या नाम दिया, इंटरनोड। ठीक है, अब ये जितने भी नोड्स हैं इन नोड्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं लीव्स। ठीक है, तो यहां पर लीव्स देखने को मिलेगा, यहां पर लीव्स देखने को मिलेगा, यहां पर लीव्स देखने को मिलेगा, यहां पर लीव्स देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब ये जो लीव्स है इनका मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। ये जो लीव्स है इनका क्या होने वाला है, अब मॉडिफिकेशन होने वाला है। अब किस तरीके से मॉडिफिकेशन होगा, तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है, जो सबसे पहला वाला लीव्स है, ये मॉडिफाई हो जाता है कैलिक्स में, ठीक है। अभी बस मैंने बताया था ये किस में मॉडिफाई होगा, कैलिक्स। ये किस में होगा, कोरोला। ये किस में होगा, एंड्रोशियम। और ये किस में होगा, गाइनोशियम, ठीक है। अब इन्हीं सभी चीजों को इस डायग्राम में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला पार्ट यानी रोज का वो वाला पार्ट जहां से आप पकड़ के किसी को दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पेडिसिल। इसको क्या बोलेंगे, पेडिसिल। ये जो ऊपर जिसमें रिसेप्टिकल लिखा हुआ है, इस रिसेप्टिकल को ही हम क्या नाम देते हैं, थैलेमस बोलेंगे। इसी को थैलेमस बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो स्वलन वाला पार्ट है, तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है, जो पहला लीफ है, जो मॉडिफाई हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा रोज को, रोज की अगर हम बात करें तो ऊपर आपने देखा होगा रेड वाला पार्ट, जो रेड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल। उसके जस्ट नीचे कुछ पतली पतली से ग्रीन जैक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रोज जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अगर मैं कुछ एक रोज जैसा स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरीके से, डायग्राम पे जज नहीं करेंगे, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। तो इस रफ डायग्राम की मदद से समझेंगे कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो ये मान लेते हैं कि रफ डायग्राम है हमारा, ठीक है, रोज का। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको जो रेड वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हो, पेटल। ग्रीन वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। इसी के अंदर दो और चीजें प्रेजेंट होगी, एक होगा एंड्रोशियम और एक काइनोशियम, ठीक है। बस समझाने के टर्म्स में बता रहा हूं मैं। अगर सिंपल सा एक ग्रीन वाला पार्ट है तो उसको बोलेंगे सेपल, और जब बहुत सारे ग्रीन वाले पार्ट इस तरीके से, एक अकेला है तो उसको बोलेंगे सेपल। अब ऐसे बहुत सारे सेपल्स मिलेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैलिक्स बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, कैलिक्स। एक अकेले को नाम देंगे सेपल, और जब बहुत सारे सेपल्स मिलेंगे तो उसको क्या नाम देंगे, कैलिक्स। सेम एज एक अकेला पत्ता है तो उसको बोलेंगे पेटल, लेकिन बहुत सारे जब पेटल्स आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला। उसको क्या बोलेंगे, कोरोला। सेम एज अगर सपोज करो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो उसको कंबाइंडली हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टेमन। और स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अकेला होगा तो स्टेमन बोलेंगे, और जब बहुत सारे स्टेमन आपस में मिल जाते हैं तब उसको नाम देंगे एंड्रोशियम। तब उसको क्या नाम देंगे, एंड्रोशियम। जब बहुत सारे स्टेमन आपस में मिलेंगे तब उसको बोलेंगे एंड्रोशियम, ठीक है। सेम एज गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गाइनोशियम का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। तो अकेला क्या है, ये इस तरीके से ग्रीन वाला पार्ट सेपल, जब बहुत सारे सेपल मिलेंगे तो क्या बना देगा, ये कैलिक्स। ये क्या बना देगा, कैलिक्स। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है पेटल, ठीक है। जब बहुत सारे पेटल मिलेगा तो क्या बनेगा, कोरुला, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो बहुत सारे, इनको बोलेंगे स्टेमन। इनको क्या बोलेंगे, स्टेमन। और जब बहुत सारे स्टेमन आपस में मिलेंगे तो उसके अंदर आपको क्या देखें, जो बहुत सारे स्टेमन मिलेगा उसको बोलेंगे एंड्रोशियम। इसको बोलेंगे एंड्रोशियम। सेम एज बहुत सारे, अगर सपोज करो ओवरी लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे तो एक को बोलेंगे कार्पल, और बहुत सारे मिल जाएंगे तो गाइनोशियम। उसको क्या बोलेंगे, गाइनोशियम, ठीक है। सो आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हमें ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एंथर, फिलामेंट, इसको अभी हम बहुत डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसके बारे में, इसको पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, जिन पॉइंट्स को अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अभी मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गोथे, ठीक है। गोथे ने बोला कि जो फ्लावर होते हैं वो शूट का मॉडिफिकेशन है, और शूट का मतलब जस्ट मैंने अभी बताया कि बेसिकली क्या होता है, स्टेम प्लस लीफ, ठीक है। तो शूट का जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर क्या है, फ्लावर के अंदर आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको पेडिसिल बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो उसको क्या बोल रहे हैं, पेडिसिल बोल रहे हैं। तो ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, जो फ्री एंड है पेडिसिल का,
पेडिसिकल का ये जो फ्री एंड है, ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा स्वलन है। इस स्वलन वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? ये डॉम शेप का होगा तो इसको क्या नाम देंगे? थैलेमस नाम देंगे। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। आई होप यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम बात करें थैलेमस की, तो ये जो थैलेमस है वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। थैलेमस क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि थैलेमस क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होता है, जिसके ऊपर आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिल जाएंगे। वो अभी आपको मैंने जस्ट बताया था, गांठे जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट देखने को मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नोड्स यहाँ पर जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, और इंटरनोड्स के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत हाईली रिड्यूस हो जाती है, यानी जिसकी वजह से बीच का जब गैप रिड्यूस हो जाएगा तो ये दोनों नोड्स हैं वो आपस में काफी क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो इंटरनोड बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाते हैं, या बोल सकते हो हाईली रिड्यूस हो जाते हैं थैलेमस के अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया कि थैलेमस के ऊपर टोटल 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जिसमें से जो फर्स्ट नोड के ऊपर जो लीफ होगा वो मॉडिफाइड हो जाएगा कैलिक्स पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकंड नोड है वो मॉडिफाइड हो जाएगा कोरुला में, फिर थर्ड किस में होगा? एंड्रोशियम में, और जो फोर्थ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गाइनोशियम में। यानी बोल सकते हो कि जो गाइनोशियम है वो सबसे अपर मोस्ट पोजीशन पे रहता है। ये सारी चीजें जस्ट अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोशियम। अगर मैं एंड्रोशियम के बारे में बात करूं कि अब एंड्रोशियम क्या होता है, क्योंकि आज का जो हमारा मेन लेक्चर है वो मेल रिप्रोडक्टिव रोल या एंड्रोशियम या एंथर के ऊपर ही है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले एंड्रोशियम के बारे में कि एंड्रोशियम क्या होता है। ठीक है, तो एंड्रोशियम को अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव रोल है। ठीक है, एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है कि जनरली इसका एक सिंगल यूनिट होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेमन का है, जिसमें से ये जो एक तार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलेंगे फिलामेंट। और ये जो इस तरीके से स्वलन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं एंथर। इसको क्या नाम देंगे? एंथर नाम देंगे। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है कंबाइंडली इनको बोला जाएगा स्टेमन। और जब बहुत सारे स्टेमन आपस में मिल जाते हैं तब उसको क्या नाम देंगे? एंड्रोशियम नाम देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है? द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी जो नंबर ऑफ एंथर्स हैं या जो इसकी साइज है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती रहती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो स्टेमन है, स्टेमन को ही हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता हो, यानी यहां पर क्या होगा? प्लेस वेयर माइक्रो स्पोर आर फॉर्म्ड, यानी एक ऐसी जगह जहां पर माइक्रोस्पोर या बोल सकते हो पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर को शॉर्ट फॉर्म में अगर समझें तो इसका मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहां पर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और ये कुछ और नहीं स्टेमन को ही बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसी एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को देखें, यानी अगर हम कैप्सुला के अंदर देखें तो हमें देखने को मिलता है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होता है, ये स्वलन वाला पार्ट है, उसके अंदर आपको 2 लोब देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी अगर इसको मैं बीच से इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो ऐसा बीच से अगर इसको ऐसा तोड़ूं तो ये 2 पार्ट में इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 2 लोब से मिलकर बना हुआ है इसलिए यहां पर आप देखोगे कि किसी भी एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। तो ध्यान रखना है कि टिपिकल स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। एक लॉन्ग वाला पार्ट होगा जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, और टर्मिनल जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एंथर बोलेंगे। तो एंथर कैसा है? इसके अंदर 2 लोब है, ये लोब है, ये फर्स्ट लोब, ये सेकंड लोब, तो 2 लोब है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड एंथर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का पैरोक्सिमल एंड कहां पर कनेक्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि ये आपका एंथर है। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेमन है, तो स्टेमन में बेसिकली क्या होगा? इस तरीके से एक तार लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको फिलामेंट बोल रहे हैं।
तो फिलामेंट इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो ये आपका थैलेमस है, ये आपका क्या है, थैलेमस है। तो ध्यान रखना है, ये जो फिलामेंट का ये वाला एंड होता है इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल। ये क्या है, पैरोक्सिमल, इसको बोलेंगे पैरोक्सिमल एंड। तो आपको ध्यान रखना है, फिलामेंट का पैरोक्सिमल एंड थैलेमस से कनेक्टेड होता है, और जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड, ये कनेक्ट होता है आपके कनेक्टिव से। ये किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिव से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें एक एंड्रोशियम, एक एंड्रोशियम कैसा होगा, आपका बाइलोब स्ट्रक्चर होगा, दो लोब देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो क्या है, एंथर से आपको एक थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको फिलामेंट बोल रहे हैं। उसका पैरोक्सिमल एंड थैलेमस से कनेक्टेड होता है, डिस्टल एंड आपका कनेक्टिव से कनेक्ट होगा। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और ये एग्जाम में ये वाला पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम एंथर के बारे में बात करें, तो एंथर एंड फिलामेंट, टू एंथर लोब्स अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करो ये जो एंथर है, एंथर के अंदर इस तरीके से दो लोब होते हैं, और यहाँ पे जो फिलामेंट है, फिलामेंट एंथर के किस पार्ट से कनेक्ट होता है, तो कनेक्टिव से। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एंथर को जब हम टीएस काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, जैसे सपोज करो ये एंथर है, तो इसको जब हम इस तरीके से काटेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो बीच में हमें ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो ध्यान रखना है, फिलामेंट का जो डिस्टल एंड होता है वो कनेक्टिव से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और कनेक्टिव एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपको वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम, आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि कनेक्टिव कंटेन्स वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है कि यहां पर आपको जाइलम भी मिल जाएगा और फ्लोएम भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और आपका जो फ्लोएम है वो फूड कंडक्शन में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम एक एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, तो उनका जो एंथर होता है बाइलोब होगा, दो इस तरीके से लोब होगा, और हर एक लोब के अंदर आपको दो थीका देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो अगर मैं एंथर का टीएस काटता हूं, तो टीएस काटने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला होगा एक लोब, और ये हो गया दूसरा लोब। तो जनरली क्या है, आपको दो लोब मिलेंगे, और दोनों लोब के अंदर आपको दो दो थीका देखने को मिलेगा। ये एक थीका, ये दूसरा थीका, ये एक थीका, दूसरा थीका। तो हर एक लोब में आपको दो थीका भी देखने को मिल रहा है। तो जब दो थीका होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइथीकस। इसको क्या बोलेंगे, डाइथीकस। तो ध्यान रखना है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो बाइलोब्ड होगा, और उसके अंदर दो थीका होते हैं, इसलिए इसको डाइथीकस बोलेंगे। और हर एक थीका के अंदर आपको एक इस तरीके से स्पोरेंजिया देखने को मिल जाएगा। स्पोरेंजिया का मतलब कि एक ऐसा प्लेस जहां पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो हर एक इस तरीके से थीका के अंदर आपको इस तरीके से एक एक स्पोरेंजिया मिल जाएंगे। तो टोटल कितने स्पोरेंजिया है, 4 स्पोरेंजिया है। तो जब 4 स्पोरेंजिया हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। इसको क्या नाम देंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो अगर हमें एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर के बारे में अगर कुछ याद रखना है, तो हम याद रखेंगे कि एक टिपिकल एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी दो लोब होंगे, हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं, इसलिए डाइथीकस होंगे, और टोटल 4 स्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो इसी पॉइंट को हमने लिख रखा है कि टिपिकल एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसकी वजह से इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है वो बाइलोब्ड होगा, डाइथीकस होगा और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो इन पॉइंट्स को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये एंथर का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक टिपिकल एंथर, जो बेसिकली एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, डाइथीकस होगा और टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने जब एंथर का टीएस काटा, ठीक है, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, कुछ इस तरीके से जब काटा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पे हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो, ये जो स्ट्रक्चर है देखने में कैसा लगता है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल,
टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो जब भी हम एंथर का टीएस काटेंगे तो वो टेट्रागोनल शेप का होगा, यानी कुछ इस तरीके का शेप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एंथर के सबसे आउटर जो लेयर होता है, आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ये एक सिंगल लेयर का होता है, ठीक है, सिंगल लेयर होगा एपिडर्मिस। उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है एंडोथीशियम, ये भी सिंगल लेयर्ड होता है। उससे जस्ट नीचे क्या होगा, मिडिल लेयर, ये लगभग 2 से 3 लेयर का बना होता है। और मिडिल लेयर के जस्ट नीचे क्या होता है, टेपिटम होता है, ठीक है। और टेपिटम के जस्ट नीचे क्या होगा, वही माइक्रोस्पोरेंजिया, या जिसको हमने अभी बोला था ना, एक ऐसा जगह जहां पर इस तरीके का सर्कल वाला स्ट्रक्चर, जहां पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो अगर हम एक एंथर का स्ट्रक्चर देखें, बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो टेपिटम होती है, ठीक है। अभी हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस आर्की स्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता है। सो ध्यान रखना है, इट इज नॉट आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन। अब ये आर्की स्पोरियल ओरिजिन का क्या मतलब होता है, इसको हम तब समझेंगे जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर इस वाले पॉइंट को हम डिटेल करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो एपिडर्मिस है वो आर्की स्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता, लेकिन उसके बाद ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, आर्की स्पोरियल ओरिजिन के होते हैं। बाकी जो आपका एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है, ये सारे आर्की स्पोरियल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी पॉइंट को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो हमें क्या है, ऑलमोस्ट टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है इसको टेट्रागोनल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या है कि अगर हम बात करें तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स, और इसके चारों तरफ क्या है, 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये 4 लेयर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है एंथर का। उसका सिंगल सेल्ड थिक लेयर है, ठीक है, थिक लेयर है। तो इसका काम क्या होगा, ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज की आर्की स्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता है, नॉट आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन, ये आर्की स्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेयर आता है वो आपका आता है एंडोथीशियम, ठीक है, जिसको हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। फाइब्रस लेयर बोलने का रीजन यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कैलोज रिंग या बोल सकते हैं कैलोज बेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी सिंगल सेल थिक लेयर है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, जब मैच्योरेशन के समय जो एंथर होता है तो इसके अंदर क्या है कि चेंजेस आ जाएंगे, वेरियस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप देखोगे जो एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम का जो आउटर लेयर, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, उसको डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। ये इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे। तो ये जो सबसे आउटर वाला है ये तो हो गया आपका एपिडर्मिस, ठीक है। और उससे जस्ट नीचे वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये आपका एंडोथीशियम है, ये आपका एंडोथीशियम है। अब इसके एंडोथीशियम में जो आउटर लेयर है उसके अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता, लेकिन ये जो रेडियल वॉल है, जो इनर वॉल है, इनके अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि आपको कैलोज बैंड या बोल सकते हो रेडियल फाइबर्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो एंडोथीशियम है वहां पर आपको कैलोज बैंड या बोल सकते हैं अल्फा कैलोज फाइबर्स या रेडियल फाइबर्स ये देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा जगह होता है जहां पर एंडोथीशियम के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती। इस रीजन को हम बोलते हैं स्टोमियम। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमियम।
अब ये स्टोमियम क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक, ये जो ऊपर वाला जहां जहां पर ये कैलोस बैंड ये सारी प्रेजेंट है वो हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि इन फाइबर्स की वजह से ये जो आपका एंडोथीशियम है पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टोमियम वाले रीजन में ये फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से स्टोमियम वाला रीजन वीक हो जाता है। और जब पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलना होता है तो बाहर की साइड से प्रेशर ज्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या है, इस तरीके से फट जाते हैं, और फटने से सारा का सारा जो अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं ये यहां से स्टोमियम की मदद से डिहाइसेंस हो जाएंगे, बाहर पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि जो आउटर वॉल है वो तो कैसा रहता है आपका, आउटर वॉल ये तो थिन रहेगा, बट इनर वॉल के अंदर आपको रेडियल वॉल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि थिक हो जाता है। और थिकनिंग होने का रीजन है कि यहाँ पे अल्फा सेलुलोज फाइबर देखने को मिलता है, उसके अलावा कैलोस बैंड भी देखने को मिलता है, और ये सारे जो लेयर्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक के होंगे। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कैलोस बैंड और फाइब्रस थिकनिंग देखने को नहीं मिलती, और ऐसे प्लेसेस को हम स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्टोमियम वो वाला पार्ट है, जैसे आप ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में क्या है कि कैलोस बैंड और फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती, ये एब्सेंट होता है। अब इसके एब्सेंट होने की वजह से, ठीक है, इसके एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है और ये फटता है, और जो पूरा का पूरा डेवलप पोलन ग्रेन है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डिहाइसेंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस ओनली दीज प्लेसेस, यानी डिहाइसेंस इन्हीं प्लेसेस पे होता है, ये बात आपको याद रखना है। एंडोथीशियम क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता हो, यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग, एंडोथीशियम हेल्प करता है डिहाइसेंस ऑफ एंथर में, यानी डिहाइसेंस ऑफ एंथर का मतलब कि एंथर के फटने और पोलन ग्रेन के रिलीज होने में स्टोमियम या एंडोथीशियम पार्टिसिपेट करता है या हेल्प करता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, एंडोथीशियम के जस्ट नीचे आ जाता है आपका मिडिल लेयर। अब ये जो मिडिल लेयर है ये पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, और ये पैरेनकाइमेटस सेल क्या है, लिविंग नेचर का होगा। ठीक है, अब इस पैरेनकाइमेटस सेल क्या है, ये आप या जनरली आप 1 से 3 लेयर का ये स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी थिक लेयर होता है। अब क्योंकि पैरेनकाइमेटस सेल का बना है तो इसका काम क्या होगा, ये फूड को स्टोर करके रखता है, यानी मिडिल लेयर के अंदर फूड स्टोर होता है। और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होना स्टार्ट होगा तो जो उससे सबसे नीचे वाला जो लेयर है टेपिटम, वो क्या करेगा, मिडिल लेयर के अंदर जो फूड स्टोर है वो सारा का सारा फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जब आपका एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो पूरे मैच्योर एंथर के अंदर जो टेपिटम है वो मिडिल लेयर से पूरा फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो मिडिल लेयर है वो डीजेनरेट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब एंथर पूरी तरीके से मैच्योर होने लग जाता है तो आपका मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, फूड इज स्टोर्ड बाय पैरेनकाइमेटस सेल इन दिस लेयर। उसका क्या, मिडिल लेयर इज एफीमेरल, ये पॉइंट याद रखना है। एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी कुछ समय तक रहेगा उसके बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो टेपिटम है उसके अंदर का सारा जो मतलब स्टोर्ड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसके पास कुछ बचेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड द लास्ट लेयर इज टेपिटम, यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो आपकी टेपिटम होती है। तो यही लिखा है मैंने कि ये इनर मोस्ट वॉल लेयर है। ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ न्यूट्रिटिव लेयर। ठीक है, यानी जो जस्ट टेपिटम के नीचे क्या होता है आपका, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं। उन पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, और ये न्यूट्रिशन कौन देता है, टेपिटम देता है। टेपिटम न्यूट्रिशन कहां से लेके आता है, मिडिल लेयर से लेके आता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये भी क्या है, सिंगल लेयर्ड थिक स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो सेल्स ऑफ टेपिटम है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जनरली क्या है, इसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का रीजन ये है कि इसके अंदर अब कंटिन्यूसली एंडोमाइटोसिस या न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा डेंस होता चला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जो टेपिटम है ये क्या कर रहा है, मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मतलब क्या है, ये ऐसे सेल्स को बोलते हैं
जो कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन करने वाले सेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो टेपिटम है ये भी डिसअपियर हो जाएगा मैच्योर एंथर के अंदर, जब पूरी तरीके से न्यूट्रिशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। बिफोर डीजेनरेशन, यानी डीजेनरेशन से पहले क्या है, टेपिटम एक स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स का प्रोडक्शन करता है जिसको प्रोयूबिश बॉडी बोलते हैं, ये नाम याद रखेंगे। यानी जो टेपिटम है मरते मरते क्या है, उससे पहले प्रोयूबिश बॉडी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब प्रोयूबिश बॉडी स्पोरोपोलिनिन के सराउंड हो जाएगा, जैसे सपोज करो ये प्रोयूबिश बॉडी बनाया, अब ये जो प्रोयूबिश बॉडी होता है वो प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे ही एक टफ लेयर, स्पोरोपोलिनिन क्या है, नेचर का टफ लेयर बोला जाता है या नेचर का टफेस्ट सब्सटेंस है, जिसके ऊपर हीट, टेम्परेचर, इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन की लेयर चढ़ जाती है तो ये जो प्रोयूबिश बॉडी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यूबिश बॉडी, या इसको ऑर्बिक्यूल्स बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे यूबिश बॉडी बन जाएगा, यूबिश बॉडी बनने के बाद ये पूरा का पूरा जो यूबिश बॉडी है इसको किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर ऑलरेडी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो यूबिश बॉडी है जिसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन है, ये यूबिश बॉडी क्या करेगा, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर बनाने का या एक्साइन बनाने का काम करता है, ठीक है। जब हम पोलन ग्रेन पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पोलन ग्रेन का जो सबसे आउटर लेयर होता है वो एक्साइन लेयर होता है और वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और वो बेसिकली कहां से आ रहा होता है, यूबिश बॉडी की थ्रू आ रहा होता है। और ये यूबिश बॉडी बना कौन रहा है, आपका टेपिटम बना रहा है, यानी डिग्रेडिंग टेपिटम बनाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यूबिश बॉडी पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग यानी एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का इस तरीके से एक्साइन बनाने का काम करता है। तो जब हम पोलन ग्रेन को पढ़ेंगे उसके अंदर इस डायग्राम्स को बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेपिटम, कि टेपिटम क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर आपका पीएमसी सेल यानी पोलन ग्रेन मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। या डेवलपिंग पोलन्स को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो ध्यान रखना है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। एंजाइम कौन सा हो जाएगा, कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है और हार्मोन IAA को सिक्रीट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये इसके अलावा स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन करता है, यूबिश बॉडी बनाता है। उसके अलावा पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो पोलन किट है बेसिकली हेल्प करते हैं उन पोलन ग्रेन्स के अंदर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर होगा क्या कि पोलन ग्रेन डायरेक्टली इंसेक्ट से चिपकना चाहिए। तो जो पोलन किट है वो बेसिकली उसके ऊपर क्या है, फैटी सब्सटेंस होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को इंसेक्ट से चिपकने के लिए, ठीक है। तो पोलन किट भी बनाने में हेल्प करेगा, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेपिटम। तो जनरली टेपिटम दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमीबॉइड, एक होगा अमीबॉइड और दूसरा होता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर अमीबॉइड जो टेपिटम है वो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का टेपिटम होता है जिसके अंदर जो मिडिल लेयर है उसको पूरी तरीके से डीजेनरेट कर दिया जाता है, लेकिन ग्लैंडुलर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए अमीबॉइड के अंदर जो एग्जाम्पल है उसको याद रखने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे TAT, ठीक है। टी का मतलब है ट्रेडकेंशिया, ट्रेडकेंशिया एलिस्मा, ठीक है, ट्रेडकेंशिया एलिस्मा। और जो चौथा है तीसरा एग्जाम्पल होगा टाइफा, चौथा क्या एग्जाम्पल होगा, टाइफा। तो इस तरीके से ये तीनों एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि जैसे सपोज करो एक गंजा आदमी है उसके टाट पे अमीबा चिपका हुआ है, ठीक है। तो टाट का मतलब ट्रेडकेंशिया एलिस्मा टाइफा और अमीबॉइड का मतलब कि अमीबा जो चिपका है इसका मतलब अमीबॉइड हो गया, ठीक है। और ये एडवांस टाइप का होगा, तो जितने भी एडवांस एंजियोस्पर्मिक फ्लावर हैं उसके अंदर ग्लैंडुलर टाइप का टेपिटम देखने को मिल जाता है, फॉर एग्जांपल कैप्सुला हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर समाप्त होता है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का पूरा जो नोट है वो आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।